everyone once again, and a very warm welcome to More TV. And as you all know, again, one of those days which is a very interesting session that we have whenever we have any club session. मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ प्लीज सब अपने माइक्स को एक बार चेक कर लें and just mute just for 2 minutes. I will then hand over to the moderator. Thank you. So as I was saying that जब भी हमारा कोई club session होता है, it's always a very interesting session, and today again we look forward to our literature club सेशन एंड आज का बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है. इनफैक्ट मैं हर बार मुझे लगता है यही मैं कहती हूँ बिकॉज आप लोग इतने चुन के टॉपिक्स लाते हैं कि इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट मी जस्ट बिगिन एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू नो द टॉपिक, बट आई एम शी हु वर्क्स थ्रू द नाइट. आई एम शी हु इक्वल्स द स्ट्रेंथ ऑफ लाइट. So woman power is nothing but an incarnation of Shakti, who's the goddess of power. Once we are bestowed with her blessings, our strengths will increase manyfold. And there is no strength equal to a woman determined to rise and shine bright. All women are Wonder Women. And in today's Literary Club show, we are going to talk about a few Wonder Women who changed the world. So Literature Club of More TV brings to you an inspiring session on Nari Shakti. So without any further delay, I'm now going to hand over to Manju ji to take over. So Manju ji, looking very nice and wonderful to have you here as the moderator, and looking forward to today's session. नमस्कार. तो आज का हमारा टॉपिक है नारी शक्ति. तो मैं कुछ लाइन कहूँ या नमस्कार सबको. तो आज का हमारा टॉपिक है नारी शक्ति. तो मैं नारी शक्ति की कुछ लाइनें कहना चाहूंगी. नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी जननी है, पालनहार है, नारी ने रचा ये विधान है, नारी शक्ति को शत प्रणाम है. नारी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती. नारी के अंदर सहनशीलता, धैर्य, प्रेम, ममता और साहस, मधुर वाणी जैसे बहुत से गुण विद्यमान हैं जो कि नारी की असली शक्ति हैं. यदि नारी कुछ करने का निश्चय कर ले तो वह पीछे नहीं हटती है. बहु क्षेत्रों में पुरुषों से बेहतरीन कर अपनी शक्ति का परिचय देती है. परिवार और समाज के निर्माण में नारी का स्थान सदैव ही महत्वपूर्ण रहा है. हमारे देश में तो नारी को शक्ति, दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती के रूप में पूजा जाता है. नारी बेटी, प्रेमिका, पत्नी, बहन, माँ, इन सभी रूपों को बड़े धैर्य और प्रेम से निभाती है. There is a saying, behind every successful man, there is a nurturing mother or woman. In today's world, you will find successful women in every field, be it politics, sports, business, religion, academics, social work. Today I have had the great opportunity to have some of these personalities join us today. So now I will invite Anita ji. Anita Kharbanda. नमस्कार आप सबको. मैं हूँ रानी लक्ष्मीबाई. मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? हाँ हाँ. वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह. अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोलूंगी. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो भारतीय वीरांगना थी जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए रणभूमि में हंसते हंसते अपने प्राण निछावर कर दिए थे. भारत सरकार
भारत स्वतंत्रता के लिए सन 1857 में लड़े गए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास उन्होंने ही अपने रक्त से लिखा था। हम सब के लिए उनका जीवन आदर्श के रूप में है। लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मन्नूभाई था। ये नानाजी पेशवा राय की मुंह बोली बहन थी। उन्हीं के साथ खेल कूद करके बड़ी हुई थी। वो इन्हें प्यार से छबीली कहकर पुकारते थे। लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरो पंत था। उनकी माँ का नाम भगीरथी बाई था। वे मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे। लक्ष्मीबाई का जन्म 13 नवंबर सन 1835 में काशी में हुआ था और लक्ष्मीबाई का पालन पोषण बिठूर में हुआ था। जब वो 4-5 साल की थी तभी उनकी माँ का देहांत हो गया था। बचपन से ही वो पुरुषों के साथ ही खेलना कूदना और तीर तलवार चलाना, घुड़सवारी करना आदि करने के कारण उनके चरित्र में भी वीर पुरुषों की तरह गुणों का विकास हो गया था। बाजीराव पेशवा ने अपनी स्वतंत्रता की कहानियों में लक्ष्मीबाई के हृदय में उनके प्रति बहुत प्रेम उत्पन्न कर दिया था। सन 1842 में मन्नूबाई का विवाह झांसी के अंतिम पेशवा राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। विवाह के बाद वो मन्नूभाई और छबीली से रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी थी। इस खुशी में राजमहल में आनंद मनाया गया। घर घर में दिए जलाए गए। विवाह के 9 वर्ष बाद लक्ष्मीबाई के एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु जन्म के 3 महीने बाद ही वो चल बसा। पुत्र वियोग में गंगाधर राव बीमार पड़ गए। तब उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया। कुछ समय बाद सन 1853 में राजा गंगाधर राव भी स्वर्ग सिधार गए। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अनाथ और असहाय समझकर उनके दत्तक पुत्र को अवैध घोषित कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने के लिए को कहने लगे। परंतु लक्ष्मीबाई ने साफ शब्दों में उनको उत्तर भेज दिया, कहा कि झांसी मेरी है और मैं इसे प्राण रहते ही इसे नहीं छोड़ सकती। तभी से रानी ने अपना सारा जीवन झांसी को बचाने के संघर्ष में युद्धों में ही व्यतीत किया। उन्होंने गुप्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी शक्ति संचय करनी आरंभ कर दी। अवसर पाकर एक अंग्रेज सेनापति ने रानी को साधारण स्त्री समझ के झांसी पर आक्रमण कर दिया, परंतु रानी पूरी तैयारी किए बैठी थी। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अंत में लक्ष्मीबाई को वहां से भाग जाने के लिए विवश होना पड़ा। झांसी से निकलकर रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया, परंतु लड़ते लड़ते वो भी स्वर्ग सिधार गई। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने एक नारी होकर पुरुषों की भांति अंग्रेजों से लड़कर उनकी हालत खराब कर दी और उन्हें बता दिया कि स्वतंत्रता के लिए तुम अंग्रेजों के लिए एक महिला ही काफी है। वह मरकर भी अमर हो गई और स्वतंत्रता की ज्वाला को भी अमर कर गई। उनके जीवन की एक एक घटना आज भी भारतीयों में नव स्फूर्ति और नव चेतना का संचार करती है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी पर लिखी ये कविता में उनके जीवन का पूरा वृत्तांत है और ये कविता विख्यात है। उसकी थोड़ी सी सुनाती हूँ। सिंहासन हिले उठे राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। बुंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत अच्छा अनीता। अनीता जी आप ही अपने आप झांसी की रानी लग रही हैं। बहुत बढ़िया अनीता जी, रानी जैसे बहुत बढ़िया आपको लक्ष्मीबाई आज बिल्कुल लग मजा आ रही गया है। अनीता जी, बहुत बहुत ही बढ़िया। 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 Your dress is also very good. You look very sweet. बोला भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बोला भी बहुत अच्छा। यस इस वेश
वैसे ये गेटअप तो सुरेश जी के ऊपर ज्यादा अच्छा लगता है, जो से वैसे बोलती है नहीं आपके उनके ऊपर आपके भी ज्यादा बहुत जचता है। आपका भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बोला। हाँ और क्या। मैंने सुरेश जी की थोड़ी सी नकल करी है। अच्छा मुझे तो ये पूरी जबानी याद है। पता है मुझे, आपने एक बार सुनाई थी। नहीं वो तो बसंत वो था, वीरों भी का याद था है। वो बस। जितने जितने पढ़ी है याद। सबको याद है। आप तो बहुत जोश से बोलती है, कोई भी पोएम बोलती है बड़े जोश से बोलती है। हाँ बहुत बहुत जोश अच्छी से। लगती है। जोश से नहीं। अब मैं बुलाना चाहूंगी रजनी वर्मा वर्सेस गायत्री देवी जी को। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? आ हाँ रही है, जी आ आ रही रही है। है रजनी। भारत का रजनी इतिहास। लुकिंग ब्यूटीफुल। हाँ सर ढक के आ रहे हैं सब लोग, क्या हो गया? महारानी गायत्री देवी का यही गेटअप हुआ करता था। मैंने सेम देखा है शिफॉन उनको। साड़ी। हाँ हाँ, सेम ये शिफॉन बांधनी। साड़ी लाइक गायत्री देवी। हाँ, आवाज कम आ रही है आपकी, अभी भी लाइक कम आ है रही है? हल्की है। आप माइक लगा के अभी कम आ रही है? अभी ठीक है? ना ईयरफोन लगाओ रजनी, आप आवाज ठीक है अभी? ईयरफोन ये लगाओ। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, कम आ रही है, नॉट क्लियर। हल्की आ रही है बहुत। ये लगाओ हेडफोन, आप ईयरफोन। आ रही है? हाँ बोलिए। आवाज अच्छी आ रही है क्या? अभी नहीं आ रही अच्छी आवाज। रजनी अच्छी आ रही है भाई, अच्छी आ रही है, बोलो आप। अभी भाई समझ नहीं आ रहा। सुनाओ, ध्यान से सुनो, सब शांत हो जाओ। हाँ भाई शांत हो जाओ। मैं महारानी गायत्री देवी हूँ, जयपुर की महारानी गायत्री देवी, जिनका कि टॉप ब्यूटी क्वीन में इनका नाम था, सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, टॉप 10 में उनका नाम था महारानी गायत्री देवी का। मैं उतनी सुंदर तो नहीं हूँ, पर हाँ मैं उनके जैसे बनने की कोशिश कर रही हूँ। तो भारत का इतिहास इस कथन के सही होने का साक्षी है कि महिलाएं एक शक्ति का दूसरा रूप होती हैं। वो हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में सक्षम होती है, चाहे वो जंग का मैदान हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या फिर संपूर्ण व्यक्तित्व की पूरी गरिमा हो, या फिर संपूर्ण व्यक्तित्व की पूरी गरिमा और मर्यादा के साथ संभालना हो। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में जयपुर की महारानी गायत्री देवी इन्हीं में से एक थी। जयपुर की राजमाता के नाम से मशहूर महारानी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। महारानी के पिता श्री राजकुमार जितेंद्र नारायण कूच बिहार बंगाल से थे। आवाज नहीं आ रही। मैं ईयरफोन लगाती हूँ, प्लीज 1 मिनट। हाँ मंजू जी, मैं एक बात पूछ सकती हूँ? मंजू जी, मंजू जी, मंजू, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। हमें इस तरह बोलना है ना कि जैसे मैं वो बोल रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, है ना, मैं स्वयं है ना। अच्छा, मैंने तो ऐसे ही प्रिपेयर किया था, मैं स्वयं। ठीक है, थैंक यू। हेलो, अभी आ रही है? वही ठीक है, वही ठीक है। हेलो, अभी आ रही है? अरे पहले वाला ही ठीक था। आवाज कम आ रही है। उसके स्पीकर तेज करो। स्पीकर तेज फुल पर है। वॉल्यूम चेक करो, वॉल्यूम अपने स्पीकर का। वॉल्यूम भी फुल है। कोई नहीं, बोलो जरा शांति से सब बोलो ठीक, वैसे ध्यान से सुनना पड़ेगा, वैसे कोई बात सुनना पड़ेगा। आ रही है आवाज, कम आ रही है। आ रही है वैसे बहुत कम आ रही। राजमाता के नाम से मशहूर महारानी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। महारानी के पिता श्री राजकुमार जितेंद्र नारायण कूच बिहार बंगाल से थे और उनकी मां इंदिरा राजे बड़ौदा से थी। इनका विवाह महाराजा मानसिंह के साथ जयपुर में हुआ। गायत्री देवी ने लंदन के ग्लेंडोवेयर प्रिपरेटरी स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की। फिर उन्होंने लंदन कॉलेज ऑफ सेक्रेटरी से सचिवीय कौशल की शिक्षा प्राप्त की। आलिशान महल में पली बढ़ी गायत्री देवी को शिकार का बहुत शौक था। माना जाता है कि जब उन्होंने पहली बार चीते का शिकार किया तब उनकी उम्र महज 12 साल थी। इसके अलावा महारानी को घुड़सवारी और पोलो खेलने में भी काफी दिलचस्पी थी।
जयपुर की महारानी की खूबसूरती के चर्चे तो विश्व भर में मशहूर थे, लेकिन जल्दी ही रानी गायत्री देवी ने चुनाव लड़ा और एक ऐतिहासिक जीत हासिल करके अपने क्षेत्र की सांसद भी बनी। शाही ठाट बाट में रहने वाली रानी में आम आदमी के जज्बात को समझने की काबिलियत भी थी। भारत की आजादी के बाद अधिकांश रियासतों को भारत में शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद सभी शासकों से उनकी सत्ता छीन ली गई। सन 1962 में महारानी ने श्री राजगोपालाचारी द्वारा स्थापित स्वतंत्रता पार्टी में शामिल होकर राजनीति में पहली बार कदम रखा और उसी वर्ष उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में 10 मिनट सांसद बने। उन्होंने लोकसभा में 200 सबसे ज्यादा वोट हासिल पाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम दर्ज है। जो गायत्री देवी थी वो ऐसी मिसाल थी कि उन्होंने आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है उनकी मिसालता की। वे न सिर्फ केवल राजनीति में अव्वल थी, बल्कि उनका नाम दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से था। हिंदुस्तान की एक राजकुमारी पूरी दुनिया की फैशन आइकॉन बन गई। शिक्षा और समाज सुधार के लिए जयपुर में महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल की शुरुआत हुई थी। वहाँ पर बहुत अशिक्षा थी। वहाँ पर जो राजस्थान में जो छोटी छोटी सी लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और होते ही बच्चियों और बड़े मतलब उम्र की लड़कों के साथ में शादी कर दी जाती थी, वे जल्दी विधवा हो जाती थी। बहुत बुरी हालत थी उस समय। लड़कियों को पर्दे में रखा जाता था और दूध में ही डालकर जब जन्म होते ही उनको दूध में डुबोकर मार दिया जाता था। इस सब को दूर करने के लिए उन्होंने महिलाओं के लिए, ताकि महिलाएं पढ़ें, लड़कियां पढ़ें और पढ़कर उनमें शिक्षा बढ़े, ताकि उनमें समझदारी आए, तो उन्होंने महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल की स्थापना की, जो आज भी वहां पर बहुत शान और शौकत के साथ में चल रहा है। महिला शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया और अपना योगदान देते हुए जो आज भी है। महारानी गायत्री देवी को आज भी इन सारी बातों से सराहा जाता है। एक राजकुमारी पहले जयपुर की राजमाता बनी और फिर भारत के इतिहास में राजनीति में रिकॉर्ड बनाकर इतिहास का स्वर्णिम पन्नों में अपना नाम दर्ज कर दिया। इतना ही मैं कहूंगी। और एक गीत थोड़ा सा, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। बहुत बढ़िया रजनी जी, बहुत ही बढ़िया। और आप तो बिल्कुल गायत्री देवी लग रही हैं। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा रजनी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे देश के एक बहुत ही मजबूत पर्सनालिटी, मोहिनी वर्सेस किरण बेदी। किरण बेदी जिनको उस समय हम बोलते थे क्रेन बेदी। तब हमारे सामने आ रही हैं मोहिनी जी वर्सेस किरण बेदी। Namaste. Good evening, Emoha family. So today I will take you to the story of a woman, daughter of India, as strong as lioness, Dr. Kiran Bedi. Kiran ji, who is a personality so much larger than life, who has inspired me and millions of people around the world. She is the first woman to join Indian Police Service, that too in a male-dominated era of 70s. An activist, an officer, an author, a woman of power, a woman of character, of strength, of justice, a born leader, and above all, a compassionate personality. She is the only woman appointed as police advisor to the Secretary General of United Nations for the peacekeeping force. Her brave fights against crime and criminals and merciless attitude towards corruption are legendary, winner of many national and international awards, educated in a convent school, a sports person, tennis champion, best NCC cadet, political science lecturer.
doctorate from IIT Delhi. For her, empowerment starts from birth. She was born on 9th of June 1949 in Amritsar, Punjab. Her parents are her role model and her biggest support. They defied the norms, the conservative rules of family and society, and groomed her up as we see her now. She followed the philosophies of her parents and adopted in her life. She feels life is on an incline. Either you go up or down. Out of 100 things, happenings in your life, good or bad, 90 are your own creations. Enjoy the good, learn the lessons from the bad, and only 10 are natural calamities, maybe some death or disasters. We have no control over them, so learn to respond to situations than to react. India's first woman super cop, one of the most admired women in uniform. She joined police force as IPS in 1972, a woman with a difference. And for her, policing means power to correct, power to prevent, and power to detect. She created and introduced a new pattern, a new concept, a new design, a new definition to the police system in India. Being Kiran Bedi means a woman of instant courage, instant honesty, credibility, and everything good. For her, leadership means responsibility, accountability with integrity. And now I will talk about few incidents from her life. In 1972 training, she was the only female in the batch, and she still remembers her bareback horse riding incident as it had left imprints in her mind. During early days of her career, the seniors used to call her Chokri, which she very humbly protested. Such is the magnanimous personality of Kiran Bedi. She says it's all in the mind. Now, talking about another milestone of her life, the first Indian woman to lead all-male contingent at Republic Day Parade in 1975. She covered a distance of 15 kilometers with a sword raised in her hand, for which she trained herself for months together, walking 25 kilometers a day beside doing her duties regularly. And such is her dedication. She broke whole barriers for women. Again, a brilliant example of Nari Shakti. She single-handedly controlled and stopped a violent protest of around 800 people in Delhi in 1982. She was posted as DCP Traffic in Delhi. She enforced all the traffic rules very effectively, and on 16th of August 1983, she created a history. She carried away and towed away the then Prime Minister Indira Gandhi's car, which was wrongly parked in Connaught Place, and she was renamed as Kiran Bedi. Now, the feminine and compassionate side of her personality. She introduced meditation and yoga in Tihar Jail Delhi, converting the jail into an ashram. Certain keys to self-empowerment according to Dr. Bedi are focus, discrimination, that means to choose between the right and the wrong deeds, devotion, devote yourself fully with heart and soul to the cause, to the purpose of your life,
and Karma Yoga. Gratitude, responsibility, never quit attitude, consistency are the keys to the empowerment. Nobody knows where the life finally takes a person. It is our inner thirst which makes us win. So set your visions. Motivation comes from outside, but remember, inspiration and actions, they come from within. It's we and our own mind which makes us the winner. The desire, the passion should be within you. It must come from inside. You are your own teacher, your own mentor. Be your own guru. Wherever we are in our life, it is not by chance, it's by choice. She categorized her life in 2 phases, before Vipassana and after Vipassana. Vipassana teaches us to visualize ourselves fully, to declutter ourselves, to delete all the junk files from our life. According to her philosophy, success is not a skill, it is a will which comes from practice. जब हम खुद को समझने लगते हैं, हम एक बेहतर इंसान बनते हैं. अपनी शक्ति को पहचानिए, खुद से पूछिए, क्या मैं एक अच्छी इंसान हूँ? मैं जो कर रही हूँ, क्या मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ? The keys are, नीयत अच्छी होनी चाहिए. याद रखिए, रास्ता लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है. Have the selflessness, attitude, integrity and simplicity. Keep on asking yourself, what can I do to be better than what I am? Never say, I cannot do this. Be an explorer. Be a traveler in your life and not a tourist. Now is the most cherishable moment of life, according to Dr. Bedi. Enjoy your life. Thank you and namaste. Very well spoken. Very well. Very nice. good. Very good. Very well. Thank you. Yeah, Really impressive. Wonderful. Wonderful. बहुत ही बढ़िया. बहुत अच्छा बोला मोहन. बहुत अच्छे जी. Inspiring. Excellent. It was fantastic. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. धन्यवाद. Thank you. Very nice. Very inspiring. चलो. अब हमारे सामने आ रही हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर वर्सेस रत्ना अग्रवाल. लता मंगेशकर, अच्छा. रत्ना जी. हाँ जी, हाँ जी. सबको नमस्कार, प्रणाम. मैं आज लता मंगेशकर के बारे में, उनका तो खैर छूना सूरज को दिया दिखाने जैसा है. उनकी तो खैर बराबरी नहीं की जा सकती. उनके जीवन परिचय कुछ बोलूंगी उनके बारे में. नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा. लता मंगेशकर, लीजेंड ऑफ इंडिया. इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ. अब आजा आई बहार दिल है बेकरार ओ मेरे राजकुमार, तेरे बिन रहा न जा आजा. हिंदुस्तान की मधुर आवाज, भारत रत्न, जिन्हें हम प्यार से लता दीदी, लता ताई बुलाते हैं. पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में. पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में. इनके पिता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर स्वयं जानी मानी हस्ती थे. नाटक और संगीत में उन्होंने अपना एक अलग ही स्थान बना रखा था. ये किस्सा मशहूर है कि लता मंगेशकर को संगीत नहीं सिखाया जा रहा था.
उनके पिता घर पर ही संगीत की क्लासेस लेते थे। एक दिन हुआ यूं कि उनके पिताजी घर पर नहीं थे और एक छात्र गलत सुर लगा रहा था, तो लता मंगेशकर ने सुन के उसको बोला कि भाई तुम गलत बोल रहे हो, ये सुर ऐसे लगेगा। जब वो उस बच्चे को ये बता रही थी तभी पीछे से दीनानाथ जी आ गए और उन्होंने वो सुना, चुपचाप खड़े रहे। फिर बाद में उनकी माँ से कहते हैं कि भाई एक हीरा तो, एक गायक तो हमारे घर में ही था और मैं बाहर के बच्चों को सिखा रहा था। उसी दिन से लता जी की शिक्षा शुरू हो गई और फिर वो अपने पिता के साथ बाहर भी जाने लगी, नाटकों में और स्टेज पर संगीत प्रोग्राम देने लगी। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। एक बार स्टेज पर प्रोग्राम देते हुए नारद जी का किरदार निभाने वाला कलाकार नहीं आया, तो दीनानाथ जी परेशान हो गए कि ये क्या होगा, अब कैसे होगा। नन्ही सी लता ने कहा, बाबा आप परेशान ना हो, कोई बात नहीं है, यदि वो कलाकार नहीं आया तो मैं ये रोल करूंगी। पिता ने कहा कि उनको बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा छोटी सी बच्ची कैसे ये काम करेगी। फिर भी लता ने कहा कि मैं ये प्रोग्राम करूंगी और देखना वंस मोर लेके आऊंगी। पिता तो बहुत परेशान थे कि भाई कैसे होगा, लेकिन फिर भी लता जी ने वो रोल निभाया और वंस मोर लेकर आई। तो ऐसी थी हमारी लता जी। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। लता जी की आवाज ने धूम मचाई, लेकिन कुछ जब शुरू में उनके पिता की मृत्यु के बाद वो काम मांगने जाती थी तो डायरेक्टर लोग कहते थे, म्यूजिक डायरेक्टर, कि इनकी आवाज बहुत पतली है, ये कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगी। लेकिन उनके जो गुरु थे हैदर अली साहब, उन्होंने कहा कि देखना ये एक दिन इतना नाम कमाएगी कि सारे वर्ल्ड में इसकी फेम होगी, सारे वर्ल्ड में मशहूर हो जाएगी। गुलाम हैदर अली नाम था उनका, उनके गुरुजी का। इस तरह लता ने अपना फिल्मी सफर शुरू करा। इन्होंने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए, जो एक रिकॉर्ड है, कोई भी इतने गाने नहीं गा पाया। और इनके कौन सा संगीतकार ऐसा नहीं था जिसके साथ इन्होंने गाने गाए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी आनंद जी, सलील चौधरी, मदन मोहन और रोशन साहब, सारे ही कलाकारों के, संगीतकारों के साथ इन्होंने गाने गाए। आर.डी. बर्मन, वो तो बहुत ही ज्यादा इनसे प्रभावित थे। ये रातें नई पुरानी, आते आते जाते कहती हैं कोई कहानी, ये रातें। कलाकारों को रॉयल्टी मिलने के ऊपर इन्होंने अपना वो रखा पॉइंट। इनके उससे राज कपूर जी भी गुस्सा हो गए कि ये रॉयल्टी क्यों मांग रही हैं। पहले क्या होता था, रिकॉर्ड जब बनते थे तो कलाकार को रिकॉर्ड बनने से पहले ही जो कुछ मिलता था वो मिलता था पैसा, उसके बाद रॉयल्टी आने पे कुछ नहीं मिलता था। इन्होंने आवाज उठाई कि सब कलाकारों को रॉयल्टी में भी हिस्सा मिलना चाहिए। खैर बाद में इनकी बात मान ली गई और धीरे धीरे कलाकारों को उसके भी रिकॉर्डिंग मिलने लगी। अब ये म्यूजिक डायरेक्टर भी कुछ फिल्मों में इन्होंने काम किया। फिर ये ऐसी बीमार पड़ी कि बचना मुश्किल हो गया। जो इनका खाना बनाने वाला था, जैसे ही उसने सुना कि वो बीमार पड़ गई, वो भाग गया। वो धीरे धीरे इनको स्लो पॉइजन दे रहा था और ये आज तक पता नहीं चला कि किसने ये उसको कहा स्लो पॉइजनिंग के लिए। खैर लता जी बच गई और हम लोगों के लिए उन्होंने इतने गाने गाए। और उनका ये गाना है, आज कल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, ना 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 ना। और फिर चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया,
चंदा ओ चंदा। फिर मेरे वतन के लोगों जब इन्होंने गाया तो जवाहरलाल नेहरू जी को भी आंसू आ गए। ऐ मेरे वतन के लोगों तुम आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये सही है कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। हजारों पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। लता मंगेशकर को पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, भारत रत्न से सम्मानित की गई जो देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया। फिल्म फेयर के तो हजारों गानों पे इनको पुरस्कार मिले। फिर बाद में इन्होंने ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया कि अब नए कलाकारों को ये पुरस्कार दिया जाए। बस अभी तो अमर है, लता मंगेशकर की आवाज अमर है और वो खुद लीजेंड है इंडिया की। धन्यवाद। वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया, बहुत अद्भुत, बहुत बढ़िया रत्ना जी, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। लता मंगेशकर लग भी रही है। हाँ बहुत अच्छा। बिल्कुल वैसी साड़ी वैसा सब बहुत सुंदर, उनका तो कह रही हूँ ना, मैं सूरज को दिया दिखाना जैसा है उनका। वेल प्रेजेंटेड। उनके गीतों के साथ सप्लीमेंट करके बहुत अच्छा आपने बनाया, बहुत अच्छा। Now you are looking like Lata also. थैंक यू रंजना जी, थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं बुलाऊंगी सुहन गुप्ता जी को, जो नारी शक्ति के बारे में। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। सबको मेरा नमस्कार। ये मैं एक संक्षिप्त लेख नारी शक्ति के ऊपर प्रस्तुत कर रहा हूँ और उसके ये जस्ट 2.5 मिनट का है और उसके बाद 1-1.5 मिनट के 4 पंक्ति हैं जो नारी के रूप में ही गाऊंगा। थैंक यू। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। नारी का मूल रूप जननी अर्थात धरती का है। परंपरा के अनुरूप नारी का स्थान यदि घर परिवार तक ही सीमित मान लिया जाए तब भी वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नारी नींव है, बुनियाद है, जिसकी उपेक्षा एवं अभाव में किसी भी प्रकार के निर्माण की बात तक नहीं सोची जा सकती। घर में रहकर नारी ही पुरुष और अन्य सभी सदस्यों को वह संस्कार के भाव, प्रेरणा और सक्रियता प्रदान कर सकती है जो घर से बाहर जीवन, समाज एवं राष्ट्र निर्माण के लिए परम आवश्यक ही नहीं, बुनियादी भी है। पुरानी मान्यताएं, मध्यकालीन मान मूल्य और नैतिकताएं आज व्यर्थ हो चुकी हैं। प्रतिदिन प्रतिक्षण नव मूल्यों का सृजन हो रहा है। फिर भी आज विश्व के किसी भी देश में नारी का संसार केवल घर परिवार तक ही सीमित नहीं रह गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय होकर वह अपनी अद्भुत प्रतिभा और कार्य क्षमता का परिचय दे रही है। भीषण तपते रेगिस्तानों और हिमालय के उच्चतम शिखरों की तूफानी ठंडक में भी वह अपने आप को भरा पूरा रखकर पुरुष से भी कहीं अधिक शक्तिशाली व कार्यकुशल सिद्ध कर चुकी है। अपनी इन्हीं गतिविधियों से वह निश्चय ही राष्ट्र की प्रगति के कदमों को आगे बढ़ा रही है। हमारे चारों ओर के जीवन में नारी सक्रियता से स्पष्ट है कि आज की नारी बीते कल वाली नहीं है, बल्कि आने वाले कल की उन्नतम संभावना है। वह प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे रही है। फिर भी खेद के साथ ये स्वीकारना पड़ता है कि भारतीय पुरुष समाज का व्यवहार के स्तर पर नारी के प्रति आज भी मध्यकालीन युग वाला दृष्टिकोण रखता है। हमें इस संक्रमण काल की मानसिकता ही कह सकते हैं, किंतु इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, उपेक्षा करनी भी नहीं। पुरुष समाज को इस गंदे एवं
संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलकर नारी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, उसे भोज्या से अधिक मानना होगा। ऐसा करके ही हम उसे राष्ट्र निर्माण में सहयोगिनी बना सकते हैं। राष्ट्र का चरम विकास भी तभी संभव हो सकेगा जब नारी शक्ति का समुचित उपयोग कर पाना हम सीख लेंगे। उसे अब किसी प्रकार का बंधन में बांध रख पाना संभव नहीं, तभी वह अपनी अद्भुत अंतरंग शक्तियों का वास्तविक परिचय दे सकेगी। अब इसी के साथ मैं नारी के अंदर दुर्गा माँ शक्ति का, सरस्वती और महाकाली का रूप देख के आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ 4 लाइनें जगजीत सिंह की भजन से। सत्यमयी तू है, ज्ञानमयी तू है, सत्यमयी तू है, ज्ञानमयी तू है, प्रेममयी भी तू है। हम बच्चों को वर दे, 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 वीणा वादिनी वर दे, वीणा वादिनी वर दे। सरस्वती भी तू है, महालक्ष्मी तू है, सरस्वती भी तू है, महालक्ष्मी तू है, महाकाली भी तू है। हम भक्तों को वर दे, 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 वीणा वादिनी वर दे, वीणा वादिनी वर दे, वर दे, वर दे, वर दे, वर दे। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। सोहन जी बहुत अच्छा लगा। तो बताओगे पास वीणा वादनी वर्दे सुना मैंने। थैंक यू वेरी मच। दिन भी गाया था आपने, दिन में भी गाया था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। Now I will invite Sananda. Hello. Hello. Sananda, are you here? Yeah, here. Namaste. 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 I am talking about a dream of a girl who had a dream of reaching the stars even when she was a child. I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels when I know the time is right for me. I'll cross the street. I have a dream. On February 1, 2003 morning, the Space Shuttle Columbia
was returning to Earth, intending to land at Kennedy Space Center, Florida. At launch, a briefcase-sized piece of insulation panel had broken off and damaged thermal protection of a wing of the shuttle Columbia. As the shuttle passed through the atmosphere, on re-entry into the Earth's atmosphere, 16 days after orbiting the Earth, hot gases streamed into the wings, caused it to break up, broke the support structure apart. There was an explosion. The unstable craft rolled and bucked, pitching the astronauts inside. The spaceship was depressurized and killing the crew in seconds. That was a miracle. The depressurization had occurred so swiftly that the crew members were incapacitated within seconds. So maybe they did not even come to know about it, what was going to happen. The brave heart, Kalpana Chawla, was born in India. She was the first Indian to fly in space, woman to fly in space. She would have turned 60 today if not for that fatal accident. When the space shuttle Columbia burst into flames and perished upon entry, another 6 other NASA scientists, it was a disaster. It was a human error of judgment, maybe, rather than an engineering failure. At launch, something had happened which they hadn't been able to rectify it. But I believe she is alive and present in the galaxy of the stars and will always be in the heart of the Indians. A role model for countless Indian women, Kalpana was a starry-eyed girl called Monto. When she was young, she was a spirited example of endurance. She came from an ordinary family in Karnal, Haryana, raised by her father, who had come from West Pakistan, and he had taken up petty jobs working as street hawker, a cloth seller, and even a metal fabricator, and then finally setting up a tire manufacturing business. And Kalpana grew up in an environment where hard work was encouraged. The youngest of 4 siblings, she was a hardworking, but her natural curiosity, independent nature, and delight in discovering how things worked were encouraged by her mother, a supportive and liberal woman who ensured that all her daughters went to school at a time when education was considered to be an unnecessary luxury for girls. A confident, outgoing girl, Kalpana even selected her own name. During her admission in a nearby school, Tagore Bal Niketan, the principal asked the student's name, but Kalpana's aunt replied they had 3 names in mind, Kalpana, Josna, and Sunayana, but they haven't decided yet. They call her Monto. So the principal asked the little girl which name she liked the best, and she replied firmly, Kalpana, because it means imagination. She was firm in her belief, and what she imagined would be true. Just like the name she chose, she was a highly creative and imaginative child. On sultry summer nights, while the family slept on the roof of the small house, the little girl would stay awake for hours, watching the twinkling stars in the night sky. Such was it with stars that when the classmates built a geographical map of India on the floor, she covered the ceiling completely with stars, little sparkling dots on black chart papers. Another thing that caught young Kalpana's mind were airplanes. Back then, Karnal was one of the few Indian towns with a flying club called Karnal Aviation Club. As her house was just a few kilometers away, she would often clamber up to the roof and watch the aircrafts go roaring over her head, waving her hand at the pilots if the plane flew over the house.
In an interview she gave to the Columbia Mission in US, Kalpana had recalled how she and her brother would be on the bicycles trying to see where the aeroplanes were heading. At her request for a ride in a plane, her father ultimately got a ride on a glider, and that was her closest link to aerospace engineering as a girl. But while growing up, she had read about G.R.D. Tata, who flew some of the first mail flights in India, one of which hangs in an aerodrome out there in Karnal. Seeing the aeroplane and just knowing what the Tatas have done person during the years definitely captivated her imagination. In school, while drawing with her friends, mountains and forests, her friends were drawing mountains and forests and rivers, and being asked to draw scenery, Kalpana would draw colorful aeroplanes flying amidst clouds. She also loved making aeroplane models in her craft classes. The inquisitive and sensitive girl in her mind had a question. How can people divide classes and religions when all look alike from the sky? Hardworking and focused, Kalpana was a very good student. She also enjoyed outdoor sports, and she studied in DAV College of Higher Studies, and where she predicted her future as an astronaut. During a mathematics class, Kalpana's teacher was explaining the concept of null set we have in empty set in algebra. To give an example, the teacher said, suppose a set of Indian women astronauts was a classic example of a null set, because there are no till date any Indian woman who had become an astronaut. So that is a null set. To everybody's surprise, Kalpana quit. Who knows, ma'am? One day this set may not be empty. At that time, no one in the classroom could imagine, nor know that the girl who spoke those lines would herself go to fill the set. After passing class 12 board exams with flying colors, she decided to pursue her dream of engineering career against the wishes of her family, but was determined to become a flight engineer. But her mother gave her unconditional support. So that gave her courage to go for engineering college in the Punjab Engineering College, Chandigarh. As there were no girls' hostel, she lived in a tiny room over a garage and put her soul into her studies. Always enthusiastic about working on new projects, she surprised her professors by presenting a paper on time, lapse, and space, a topic dealing with Einstein's theory of relativity. She was brilliant, and she secured 3rd rank in her batch to become the first woman aeronautical engineer. To pass out from her college, then this was a stepping stone to apply for scholarships and achieve greater heights. So her good academic record and active involvement in the Punjab and College Aero and Astro Society, this assured her admission to the Aerospace Engineering University of Texas. And she joined several months later because she had a tough time to convince her family to go abroad for higher studies. After completing her doctorate in aerospace engineering, she joined NASA. But she didn't forget her roots. Despite her busy schedule, she kept in touch with her school and college in India. And thanks to her efforts, every year 2 students of Tagore Bal Niketan in Karnal were given opportunity to visit NASA and stay with her when she was there in America. So I will start again. Now I come to her ending actually. In '94, she reported to Johnson Space Center as an astronaut candidate, and after a few years of training, she became a crew in the astronomy as an aeronaut. First opportunity to fly in space came in November 1997 aboard the Space Shuttle Columbia on a flight STS-87, and Kalpana was a robotic awareness operator and made 252 orbits around the Earth. In that same Columbia schedule in 1994, in just 2 weeks, the shuttle carried
a number of experiments, including a satellite which Kalpana deployed from the shuttle. The satellite was studying layers of the sun. In 2000, she was selected for the second voyage into space, serving again as a mission specialist on STS-107. After some delays, it was launched in 2003. Over the course, a 16-day flight, it completed a 16-day flight. They completed more than 80 experiments, and the rest is history. Thank you. It was Very Well nice. done. Very Sananda, well done. Thank Well you. done. Thank you, It's Sananda. so Very nice. uncommon बिल्कुल to कल्पना very जैसे nice जैसा to कोई learn. yeah, it gave me the opportunity to talk about this brave girl. And I'm So so nice for it. of हाँ, you. बिल्कुल कल्पना Very nice. जैसा कोई है Yes. और अच्छे Thank you, Very Sananda. nice. Very nice. Well done. Very nice. Very good. Very Sananda, well well Very done. Well done. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। साराना जी बहुत Now I will invite Pavan Bhatia. हाँ जी, नमस्कार जी सबको। नमस्कार। जी ये प्लेन का आइडिया था, ये बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा सबके रोल्स देख के, थोड़ा सा नयापन आ गया प्रोग्राम में। मेरी आवाज आ रही है सबको? सुनाऊं? सबको हाँ हाँ आ रही है। छोटी छोटी दो कविता मैंने चुनी है नारी शक्ति पर। पहली कविता है नारी शक्ति और इसकी रचयिता है कीर्ति। क्षीण नहीं अबला नहीं, ना ही वह बेचारी है, जोश भरा लिबास पहने गर्व से चलती आज की नारी है। क्षीण नहीं अबला नहीं, ना ही वह बेचारी है, जोश भरा लिबास पहने गर्व से चलती आज की नारी है। त्याग की सूरत, ममता की मूरत, तो कभी देवी का प्रतिरूप कही, जैसी जिसने मांग करी वह ढलती उसके स्वरूप रही। जैसी जिसने मांग करी वह ढलती उसके स्वरूप रही। आजादी के सफर में अब तंग गलियों का रुख मोड़ रही। आजादी के सफर में अब तंग गलियों का रुख मोड़ रही। प्रतिबंध की दीवारों को जोश से अपने वो तोड़ रही। लड़की हो तुमसे ना होगा, यह अक्सर कहा जाता है, लड़की हो तुमसे ना होगा, ये बातें अब सब धुआं हुआ। ऐसा कोई क्षेत्र बता दो जिसमें बुलंदियों को ना छुआ हुआ। योद्धा बनी वो हर परिस्थिति में, योद्धा बनी वो हर परिस्थिति में, उसके होने से जीवन में जान है। योद्धा बनी वो हर परिस्थिति में, उसके होने से जीवन में जान है। झंकार है उसकी पायल से, वरना आंगन वीरान है। झंकार है उसकी पायल से, वरना आंगन वीरान है। एक और छोटी सी कविता है, नारी अबला नहीं सबला। इसकी रचयिता है दीपाली गुप्ता। कोमल है कमजोर नहीं, अब साबित कर दिखलाना है। आजादी की नींव खोदकर प्रगति स्तंभ लगाना है। कोमल है कमजोर नहीं, अब साबित कर दिखलाना है। आजादी की नींव खोदकर प्रगति सहतारी है। रौद्र रूप कर धारण गर सामने अत्याचारी है। कर्म शक्ति वो, धर्म शक्ति वो, महाधीरनी सहन शक्ति वो। कर्म शक्ति वो, धर्म शक्ति वो, महाधीरनी सहन शक्ति वो। अपने साहस के दम पर अब नवल इतिहास बनाना है। अपने साहस के दम पर तोड़कर बस आगे कदम बढ़ाना है, बस आगे कदम बढ़ाना है, बस आगे कदम बढ़ाना है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, वेरी नाइस पवन जी। थैंक यू पवन जी, वेरी नाइस। बढ़िया पवन जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया अच्छी जी, बहुत कविता है। बढ़िया। बढ़िया है पवन जी, बहुत वेरी अच्छा। नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छे। अब हमारे सामने आ रही हैं जय ललिता सागरिका जी।
अरे वाह. So, Agarika ji looking very beautiful. She's looking very pretty. And Jayalalitha, she also used to wear this sort Looking of dress. like exactly Jayalalitha. She used to wear. Exactly looking like that. So this is going to be autobiographical. I'll be speaking like as if Jayalalitha was speaking. So I was born on 24th February 1948 in Mysore, today's Karnataka. I was named Jayalalitha because my parents combined the names of their houses, Jaya Villa and Lalita Villa. My father died when I was 2 years old. The Indian Republic was born in 1950. Its preamble of our constitution, its preamble promised political justice and social equality. I grew up in this new world of promise and hope. My widowed mother, a small screen actress in the Tamil film industry, brought me up with single-minded devotion. I was a fast learner and excelled in studies. Having topped at the state level, I was awarded a scholarship and admission in the reputed Stella Maris College, Chennai. I was 3 years old when I started learning Bharatanatyam. I grew up to be an accomplished dancer and drew houseful audiences. I am a good singer too. Despite my vehement opposition, my mother forced me to join the film industry. I was 15 when my first debut film was completed. Being an adult film, I was not allowed to view it as I was underage. I hated giving up studies as I always yearned to become a lawyer. I'm a person of deep convictions and have always given my 100% attention and dedication to whatever I did. As an actress, I won the hearts of the public and I scaled to the top position of stardom. In films, I did not hesitate to challenge existing norms and breaking new paths. I have always supported empowerment of women. I met the superstar of the time, M.G. Ramachandran. I was attracted to his magnetic personality, his single-minded devotion to his work, and above all, his empathy for the weak. I did come under his influence. He persuaded me to join politics as he believed I had the acumen to draw crowds. I was extremely reluctant, but his persuasive nature got the better of me, and MGR created a post for me called Propaganda Secretary. As a result, I got a seat in the Rajya Sabha, the upper house of the Indian Parliament. I had entered politics. The public political arena was a male bastion where women's entry was a big no-no. The male members of the party spoke to me with condescension and on occasions even derided me as being there because of MGR. That irked me. I was accomplished in so many ways. How could they talk to me like that? Moreover, members of the opposition did not hesitate to attack me and humiliate me physically when all the other male members stood by as mute spectators. But I did not yield. I stood firm by my convictions. They had to bow down because only I could win the hearts of the people. The party became dependent on me. I was instrumental in getting the support of Mrs. Indira Gandhi and Rajiv Gandhi and to strike an alliance between Congress and All India Anna Dravid Munnetra Kazhagam. This happened when MGR had gone out of station. My achievement was like a bitter pill to his party men and possibly to MGR as well. He could not reconcile with my success and popularity. We parted ways. By now, I had evolved.
I became responsible only for myself. I would never again allow anybody to dominate my thoughts and actions. I also never allowed anybody to exploit me, whether it was in the film world or in politics. I hold my own in a masculine world. GR passed away in 1987, a very dark and mournful period for me. I then took on the reins of the party into my own hands. I soon became the sole leader of the AIADMK. After the 1989 elections, I became leader of the opposition to the DMK-led government headed by M. Karunanidhi, who hated me. I won the 1991 elections and was appointed the Chief Minister of Tamil Nadu. I was the youngest to be so. Although I became Chief Minister several times, my career faced many ups and downs. But then I had won the faith of the people because of my work. They gave me the sobriquet, Kalevi, a woman leader. At the same time, my people deify me as a goddess and they call me Adi Parashakti. In all humility, I must say that I am nothing. I am only a common human being with the urge to do some constructive and good work for the betterment of the people. Maybe the goddess guides me in an invisible way and helps me to fulfill my dreams. Among my little contributions are a few things I did for the benefit of the common man. I introduced rainwater harvesting, Amma hotels to feed the needy. I made the police force to be more kind. I reduced corruption in the taluk offices, provided free ration price for every cardholder, introduced many infrastructure projects, and so on. Many a time, people have called me Praichi Kalevi. I do not know, Praichi means revolutionary. I do not know if I have been revolutionary in any way, but I am probably a revolutionary woman leader in the sense that I have established women's empowerment in Tamil Nadu. I am proud to be a woman. Like most women, I have the inner strength and empathy for the people and their day-to-day difficulties. My objective was always the betterment of the people of Tamil Nadu. I could go to any extent to achieve my goal. My belief is that women have to really progress and establish equality in the true sense of the term. If women have to really progress and establish equality in the true sense of the term, they will have to push ahead in the political sphere as well and earn their place at par with men. I am now very ill. This is 2016. I may not survive. I have done my best and I never feared challenges and sufferings, for they only made me stronger. They say I did not have a family because I was too selfish and ambitious. But my people are my family. The people of Tamil Nadu are my children. They call me Amma and Kalevi. I want nothing more. Brilliant, brilliant. Thank you, Sagrika. Very nice. Very well. Wow, very nice, very nice. Sagrika, Wonderful, wonderful. Very nice. बहुत बहुत अच्छा. बढ़िया. You were looking like बहुत बढ़िया. Beautiful. her only. अद्वितीय. बहुत सुंदर. Very nice, very nice. बहुत बढ़िया. Now I will call Anjali. अंजलि श्रीवास्तव. ओके, हाँ मैं यहाँ हूँ. नमस्कार सभी को. मैं एक्चुअली बीच में देख रही थी कुछ. नमस्कार नमस्कार. आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, एनैक्ट तो करने की बात मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही कॉमन एक नारी के बारे में बात करूंगी. बहुत हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगियों में हम कई लोगों को देखते हैं, काफी सारे लोग, उन्हीं में से एक मैं भी हूँ, और मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ वो भी है. मैं शुरू करती हूँ 2 पंक्तियों से. कोमल है वो कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, हर मुश्किल तुमसे हारी है. औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागबान है इस कायनात की. दया और माया की मूरत जब बनती महतारी है, महतारी मतलब माँ को बोलते हैं,
रौद्र रूप कर लेती धारण, घर सामने अत्याचारी। मैं एक आज जो बात करने जा रही हूँ वैसी एक यूं तो कहा जा सकता है साधारण सी नारी हैं, एक शहीद की पत्नी शालिनी सिंह। इनके बारे में मैंने पढ़ा था, एक विश्व चित्रांश ग्रुप है, उसमें सिया सक्सेना ने उनका वर्णन किया है। मैं आज बात कर रही हूँ ऐसी उत्प्रेरणा की जिसने चाहे इतिहास के पन्नों पर अपना स्थान ना बनाया हो, पर अपने संघर्षों से वह उन तमाम आम नारियों का प्रतिनिधित्व करती है जो रोजमर्रा की जिंदगियों में विभिन्न रूपों और विभिन्न तरीकों से संघर्षरत हैं। मैं बात कर रही हूँ मिसेस शालिनी सिंह की, जिन्हें स्टील लेडी मैं बुला रही हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। और सिया सक्सेना ने एक्चुअली उनको, उनका जो शीर्षक था उनके रचना का वो था स्टील लेडी शालिनी सिंह। शहीद की पत्नी से लेकर आर्मी कैप्टन और मिसेस इंडिया तक का सफर शालिनी सिंह का। शालिनी सिंह मेजर अविनाश सिंह की पत्नी हैं जो 2001 में कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे, अपने पीछे 23 वर्षीय पत्नी और 2 वर्ष के पुत्र को छोड़कर। 23 वर्षीय शालिनी और 2 वर्ष के बच्चे को लेकर पति की शहादत के बाद शालिनी ने अपने स्नातकोत्तर की पढ़ाई छोड़कर एसएसबी ज्वाइन किया और इंटरव्यू फेस किया, जहां उनका चयन होने के बाद उन्हें 1 हफ्ते के प्रशिक्षण के लिए इलाहाबाद जाना पड़ा। प्रशिक्षण के दौरान जो आम नारियों को झेलना ही पड़ता है इस तरह के स्थितियों में, 2 वर्ष के बच्चे को वो पास के पार्क में छोड़ के जाती थी, बीच में आके उसको खिलाती थी। मार्च 2002 में उन्हें आगे के प्रशिक्षण के लिए चेन्नई जाना पड़ा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के पश्चात 7 सितंबर को पति की शहादत की पहली पुण्यतिथि के ठीक 20 दिन पहले शालिनी ने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया और 6 साल सेवा में सर्विस देने के पश्चात बेटे की पढ़ाई के लिए उन्होंने सेना से त्यागपत्र देकर दिल्ली में सेटल होने का फैसला किया। अक्टूबर 2002 में इस बीच उनके पति को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जिसे शालिनी सिंह ने कैप्टन की वर्दी में खुद राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के हाथों ग्रहण किया था। दिल्ली आकर उन्होंने MBA किया और एक MNC ज्वाइन कर लिया। 2008 में उन्होंने इसीलिए मैंने कहा कि मैं एक बहुत आम नारी की बात कर रही हूँ। 2008 में उन्होंने एक डाइवोर्सी से सेकेंड मैरिज किया और इस आश्वासन के साथ कि वो उनके बच्चे का और उनका पूरा ध्यान रखेंगे। 2009 में शालिनी को एक भयंकर सड़क दुर्घटना से सामना करना पड़ा, जिसमें उन्हें कुल 17 फ्रैक्चर्स हुए थे और उनके दोनों पैर, दाहिना पैर तो बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हो गया था, बिल्कुल डैमेज हो गया था, और लेफ्ट पैर में 17 फ्रैक्चर्स हुए थे। 1 साल तक उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और 1 साल के बाद वो अपने पैरों पर खड़ी हुई और आज वो मैराथन दौड़ती हैं। करीब हर दूसरे दिन वो 10 किलोमीटर की दौड़ लगाती हैं। इसी दौरान उन्हें पता चला, अब आम नारी के संघर्ष की कहानी शुरू होती है। इस दौरान उन्हें ये पता चला कि उनके इलाज के दौरान उनकी दूसरी शादी में बहुत गड़बड़ चल रहा था। उनके दूसरे पति ने बेटे को शालिनी के माता पिता को ले जाने को मजबूर कर दिया था और 45 लाख रुपए से अधिक की रकम उन्होंने अपने माँ के नाम पर ट्रांसफर करा लिया था। इसके बाद भी शालिनी काफी बर्दाश्त करती रही, पर जून 2011 में शालिनी घरेलू हिंसा में बुरी तरह जख्मी हो गई जब उनके पति ने उनके सर पर कांच का ग्लास तोड़ दिया। 32 टांके लगे उनके बदन में और तब से यह शालिनी के संघर्ष की कहानी शुरू हुई। तब से आज तक वो अपने दूसरे पति और ससुराल वालों के खिलाफ कोर्ट केस लड़ रही हैं, पर अभी भी वो झुकी नहीं। उनके जुझारू जज्बे को सचमुच सलाम करने का मन करता है। 2017 में कैप्टन शालिनी को क्लासिक मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस का ताज पहनाया गया। वह लास वेगास में एकल माता पिता सिंगल पेरेंट के रूप में श्रेणी में एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली एकमात्र भारतीय बन गई, जहां उन्हें मिसेस इंडिया अर्थ वॉरियर का ताज पहनाया गया।
तो ये है एक आम नारी के संघर्ष की कहानी, जिसे मैं कंक्लूड करूंगी 2 लाइन से। नारी तुम केवल शक्ति हो, बेरंग रूप आकार हो तुम, आकार नहीं आभास हो तुम। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह कथन अब हो चुका अतीत। अब है नारी सिर्फ अप्रतिम शक्ति का प्रतीक। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत साधारण सी कहानी, साधारण सी और वंडरफुल। ये आज की नारी की आपने एक्सप्लेन किया। बस ये आज की नारी की शक्ति का। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला आपने। थैंक यू। हमारा कम ज्यादा का क्या है? टाइम तो हमारा बहुत शॉर्ट हो रहा है, लेकिन अभी हमारे एक मेंबर बचे हैं, प्रवीणा जी। किसी का टीवी चल रहा है। प्रवीणा जी, संजना को बताना चाहती हूँ कि वो फोटो दिखा दे जो मैंने बताया था उसको। संजना, हेलो। हाँ जी। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं यहाँ केवल यही बताने नहीं आई कि मैंने जीवन में कितनी सफलता और सम्मान पाया है, बल्कि यह कहना चाहूँगी कि कोई भी कुछ भी काम करना चाहे तो ईमानदारी, उत्साह, लगन और जोश की आवश्यकता है, और हार मानने का यहाँ कोई स्थान नहीं। आपके साथ अपने जीवन की एक प्रेरणादायक यात्रा का अनुभव बांटना चाहूंगी। मेरा नाम रिछेंद्री पाल है। मेरा जन्म 24 मई को 1954 में एक भुटिया परिवार में नाकुड़ी गांव में हुआ। यह गांव उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। हम 5 भाई बहन थे। मेरे पिता का नाम किशन सिंह पाल था और वे बॉर्डर ट्रेड्समैन थे, यानी वो इंडिया से तिब्बत तक ग्रोसरी सप्लाई करते थे। मेरी माता का नाम हंसा देवी था। मैंने मेहनत करना इन दोनों से सीखा। जब भी हमारे जीवन में कोई आर्थिक उतार आता था तो मैं भी छोटा मोटा काम पकड़कर फैमिली इनकम में कंट्रीब्यूट कर देती थी, जैसे सिलाई करना, लकड़ियां उठा के लाना, ये सब मैं शुरू से ही करना जानती थी। तभी मैंने सीखा कि कोई भी काम छोटा नहीं है। मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी थी और मुझे जो करना था वो करना ही था। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन लड़कियों को पढ़ाई का इतना महत्व नहीं दिया जाता था, और हमारा जो गांव में स्कूल था वो भी 5 किलोमीटर दूर था, मतलब कि 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना। फिर भी मैं जाती थी और बेसिक एजुकेशन प्राप्त की। फिर मैंने सोचा कि केवल चिट्ठी लिखना जानना और अपना नाम लिखना जानना काफी नहीं है, मुझे और आगे पढ़ना था, तो क्यों ना प्राइवेटली ये किया जाए। मेरे कजन ने 12th का इम्तिहान दिया था, उसकी सारी किताबें मैंने ले ली और मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। मेरी माँ ने अपनी सोने की चेन बेच दी मेरी पढ़ाई के लिए। काम काज के बीच जब भी थोड़ा समय मिलता था तो मैं पढ़ती थी। आगे जाकर देहरादून के डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मैंने बीएड किया और फिर नौकरी ढूंढना शुरू किया, लेकिन ये सरल काम नहीं था। मैंने डॉक्टर बनने की भी सपना देखा था और पीएमटी का एग्जाम भी दे दिया, प्री मेडिकल टेस्ट भी दिया, लेकिन फिर मैंने यह भी विचार सोच छोड़ दिया और आखिर में मैंने एमए एमएड की डिग्रियां हासिल की। फिर मेरी लाइफ में एक मोड़ अचानक आया। एक दिन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के वाइस प्रिंसिपल कर्नल प्रेमचंद हमारे गांव में आए। उन्होंने देखा कि एक लड़की एमए एमएड करके नौकरी के बगैर बैठी है। उन्होंने सलाह दी कि मैं माउंटेनियरिंग का कोर्स कर लूं। उन्होंने मुझ में ताकत और उत्साह देखा। इंस्टीट्यूट भी ज्यादा दूर नहीं था। मैंने फैसला कर लिया और तब से मेरी करियर की शुरुआत हुई, या कहना चाहिए कि मेरी स्ट्रगल की शुरुआत हुई।
इससे पहले भी मैं स्कूल में जब थी तो अपने साथियों के साथ छोटे छोटे पहाड़ों पर चढ़ती थी, चोटियों पर चढ़ा करती थी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा माउंटेन्स पर चढ़ने का अनुभव था। लेकिन इस डिसीजन पर मेरे माता पिता और रिश्तेदार बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने बहुत निंदा की। उन्होंने कहा कि MA M.Ed करने वाली लड़की क्या अब पहाड़ों पर चढ़ेगी? लेकिन मेरा फ्यूचर तय हो चुका था। फिर 1984 में भारत सरकार ने चौथा माउंट एवरेस्ट अभियान एवरेस्ट 84 के नाम से घोषित किया और इसके लिए मैं सिलेक्ट हो गई। और मैं पहाड़ों को, तो हम सारे हिल्स में जो रहते हैं पहाड़ों को तो वर्शिप करते ही हैं, क्योंकि उनका दृश्य इतना ऑ इंस्पायरिंग होता है। तो जब मैं सिलेक्ट हो गई तो बहुत खुश थी। हमारी टीम में 11 आदमी और 6 औरतें नियुक्त हुई थीं। मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी इन एक्सपीडिशंस के बारे में। यहाँ एक बेस कैंप होता है जहाँ सब सामग्री जो काम आने वाली है चढ़ाई माउंटेन्स चढ़ने के लिए वहाँ एकत्रित होती है, और उसको ले जाने वाले कई लोग होते हैं जो पीठ पर लादकर एक कैंप से दूसरे कैंप में ले जाते हैं। और ये सामग्री होती है जैसे लेयर्ड क्लोथ्स, बूट्स विच आर हार्ड फ्रॉम आउटसाइड, सॉफ्ट इनर्स, एक्सेस, रोप्स, आइस एक्सेस, रोप्स, मजबूत टेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, फूड, स्टोव्स आदि आदि, रेस्क्यू करने के सामान और फर्स्ट एड किट्स, ये सब होते हैं वहाँ। और उससे पहले जो हमको नियुक्त किया जाता है, हमको बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है। हमारे लंग्स बहुत सही होने चाहिए क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हमारी बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है। इन चीज़ों को अधिक मात्रा में ले जाने वाले ऊपर आदमी होते हैं और शेरपा हमारे गाइड होते हैं। रास्ते में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहीं कहीं 100 किलोमीटर पर आवर की हवाएं चलती हैं। -30, -40 डिग्री सेंटीग्रेड की का टेम्परेचर होता है। चारों तरफ सफेद चमकती हुई बर्फ होती है और कुछ नहीं। और इसी में एक खूबसूरती है क्योंकि पर्वत भी एक प्रकृति की ही देन है। रास्ते में रुकना पड़ता है, हर कैंप में रुकने का इंतजाम होता है। वहाँ टेंट्स में हम आराम करते हैं, हॉट ड्रिंक्स पीते हैं और भोजन करते हैं, और फिर अगले दिन आराम कर अगले कैंप के लिए रवाना हो जाते हैं। एक घटना के बारे में मैं बताना चाहूँगी जो बहुत ही खौफनाक घटना थी, और फिर भी मैंने हार नहीं मानी। एक रात टेंट में मैं और मेरी सहेली सोए हुए थे, तो अचानक एक बहुत धमाका हुआ, बहुत खौफनाक आवाज आई, जैसे कि गैस सिलेंडर या ऑक्सीजन सिलेंडर बर्स्ट हो गया। थोड़ी देर में मुझे बहुत सख्त और ठंडी चीजों ने घेर रखा था। मेरी साथी तो पहले ही टेंट से निकल आई थी और उसने मुझे आकर बचाया। हमारा टेंट तो बिल्कुल खत्म हो चुका था और मैंने देखा कि एक एवलांच आया था जिसमें हम फंस गए थे। इस हादसे के बाद कई हमारी टीम के लोग छोड़ गए, या इंजरी से या थकावट से या हिम्मत हार गए थे। मेरे शेरपा लीडर जो थे उन्होंने कहा, बचेंद्री तुम भी वापस जा सकती हो, आगे नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। लेकिन मैंने पहले बताया था कि मैं बहुत जिद्दी थी, तो मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगी। अब मैं बताती हूँ आगे का। 22 मई 1984 हमारा जो ग्रुप बचा था उसमें और लोग भी आ गए। शेरपा ऑंग दोरजे आ गए, और फिर we reached South Col at night at the altitude of 7,924 meters, and we continued to climb जहाँ पर vertical frozen ice थी, cold winds, temperature minus. With 23rd May we reached the summit at 7 minutes past 1 afternoon, और एक इतिहास रचा, और मेरा जन्मदिन अगले दिन था। It was a mind-blowing experience, और मुझे कई अवार्ड से सम्मानित किया, पर मैं इन डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। मैं इस एक्सपीडिशन से मैंने क्या सीखा मैं बताना चाहूँगी। धैर्य, टीम वर्क, प्लानिंग, मैनेजमेंट, करेज, हार्ड वर्क और ऐसी बहुत चीज़ें ने सीखी जो मेरे काम में अभी भी, मेरे जीवन में अभी भी काम आ रही हैं। और अभी भी मुझे टाटा स्टील ने बहुत प्रोत्साहन दिया और बहुत मदद की, और अब भी मैं ऐसी एक्सपीडिशंस लीड करती हूँ जहाँ महिलाएं हैं, जैसे राफ्टिंग फ्रॉम हरिद्वार टू कोलकाता, फिर इंडियन वुमेन्स ट्रांस हिमालयन
एक्सपीडिशन, फिर रेस्क्यूइंग फ्लड विक्टिम्स इन रिमोट हिल एरियाज, ये सब काम मैं अभी भी कर रही हूँ। और सबसे बड़ा काम जो मैंने किया, 40 लोगों को इकट्ठा करके हमने गंगा साफ की है। अपने इन अनुभवों से मैंने जो कुछ सीखा है, मैं चाहती हूँ कि इसे देश की महिलाएं भी अनुभव करें और नए जोश से आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, Very educative, very बढ़िया। educative. Ravina, very nice. Very informative, very beautifully beautifully Very good. So I want to say something to everybody. Friends, I think most of you don't know, Parveena had been a news reader in All India Radio. Please give her a big hand. very good. Very good. मेरे को तो बताया नहीं इन्होंने कुछ भी। ये छुपे रुस्तम है। मैं नहीं करूँगी। अभी जानते हैं इनके राज, हम जानते हैं, हमारे राज ये जानते हैं। Very good. But this speech was very educative, Praveena. हाँ जी, Very educative speech was it? Yeah. yeah, very nice. Yeah, I admire Bachendri Pal. She was just 29 when she went up the Himalayas. She was very courageous. Very nice. Thank you so much. मुझे पता है हमारा शॉर्ट ऑफ टाइम हो रहा है। मुझे भी बोलना था सुधा मूर्ति के बारे में, बट आई थिंक टाइम इज टू मच। आई डोंट नो व्हाट टू डू, बट सुशील शर्मा जी 2 लाइन कुछ बोलना चाहते हैं। मंजू जी बोल लीजिएगा। हाँ जी, हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार। देखिए, नारी शोषण बहुत पहले से होता आया है, इसलिए जगह जगह वुमेन एम्पावरमेंट सेल खुले हैं। तो एक अनूप जुटा था आपकी रचना, वही पेश कर रहा हूँ, रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ। सीता जी के बारे में है कि सीता जी को क्यों धरती में समाना पड़ा। सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, ऐसी घोर परीक्षा भगवन ली मेरी किस काम से। सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, ऐसी घोर परीक्षा भगवन ली मेरी किस काम से। सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से। एक धोबी के कहने पर आश्रम में मुझे बिठाया, अग्नि परीक्षा ले ली फिर भी क्यों विश्वास न आया। एक धोबी के कहने पर आश्रम में मुझे बिठाया, अग्नि परीक्षा ले ली फिर भी क्यों विश्वास न आया। नारी अब क्या शिक्षा लेगी मेरे इस अंजाम से। सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, ऐसी घोर परीक्षा भगवन ली मेरी किस काम से। सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से। राम राज आ गया मगर मेरा वनवास न छूटे, लव कुश जैसा भाग्य किसी बालक पे नहीं छूटे। राम राज आ गया मगर मेरा वनवास न छूटे, लव कुश जैसा भाग्य किसी बालक पर कभी न रूठे। काट लिया है मैंने जीवन राम तुम्हारे नाम से। सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, ऐसी घोर परीक्षा भगवन ली मेरी किस काम से। सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से। ये मेरी अंतिम है परीक्षा, पूर्ण समर्पण मेरा,
ये मेरी है अंतिम परीक्षा, पूर्ण समर्पण मेरा। गोद में ले धरती माँ, बस है ये जीवन तेरा। गोद में ले धरती माँ, बस है ये जीवन तेरा। राम ने रोका पर न रुकी वो, सीता जी थी राम से। सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से। ऐसी घोर परीक्षा भगवन ली मेरी किस काम से। सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से। धन्यवाद। थैंक यू सुशील जी। अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर सुशील जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत बढ़िया सुशील जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। मंजू जी प्लीज आप अपनी परफॉर्मेंस दे दीजिए, नॉट एन इश्यू, इट विल टेक अनदर 5 मिनट्स। या आराम से, कोई इश्यू। ओके ओके। Namaskar. I am Sudha Murthy. I am just a simple, ordinary woman, just like all of you. I was born in a small village of Karnataka in a middle-class family. I belong to a family of teachers where books are treasured, and my father was a doctor. You know, my mother always told me to write something about my day. Otherwise, she told me, you won't got dinner. She said, writing is a wonderful exercise for tiny fingers and your mind. I started writing down my daily thoughts, express my feelings, joy, sadness, excitement, anything that I felt from inside. Slowly, I started writing so well that by the age of 8, my articles were being published in the local newspaper for many years. At the age of 29, I wrote my first book in Kannada, and by the age of 50, I started writing in English for the Indian Express. My first book in English was released in 2002. Age is just a number. I did my MTech from BVR Engineering College in Hubli. Did you know that I was the only girl in the college and all the boys make fun of me and tease me, but I never gave up. And in 1974, with my undoubting spirit, I came first in my college and passed out with the same boys who are now impressed by me, my achievements. Immediately after college, I worked with Calco Tata Company, where they had advertised legacies need not apply. I was so shocked to see this. I decided and challenged myself. Working with Tata, I learned how to deal with employees, working for the society, to be fair in life, to become passionate. This has now become my ultimate university in life. While working with Calco, I met my husband, Narayan Murthy. He was as fond of reading as myself. Murthy loved my positive outlook and empathy for the poor. So we got married. When we started Infosys, we didn't have money. I only had 10,000 rupees saved from my salary. And we started Infosys from that money. In the beginning, I worked as a receptionist, cleaner, programmer in the company, in the Infosys company, alongside doing my job. My daughter inspired me to become a philanthropist. Even at the age of 15, she had a large heart and giving spirit. And she always encouraged me to take the role and leadership of supporting the financially weak classmates of her. Immediately, I remembered my grandparents' words. They used to say, always give away the best in you and the best you have. Immediately, I realized that I must work for these people, not for any award or any reward.
I travel by bus to understand the lives of poor people and their needs. My inspiration started becoming poor people. I make sure I travel by second class in train so that I can meet more and more people I now want to share some simple life lessons of my life, which one can imbibe in their own lives to make a difference for oneself and the society. You have to compete with yourself to learn from others' mistakes, learn from your mistakes, to be like a real Lord. People who are sensitive care for others. Discipline, communicating, writing properly, and hard work make you a good human being. I am fortunate that I can serve the people of my country. Thank you. Wow, very inspirational. Very nice. I have to say so much, but I can't. I don't have time, so I'm. Still, it was Anju nice. ji, very Impressed by Very Sadam nice. Murthy. Excellent, Anju ji. Excellent. Yes. Excellent. Yeah. बहुत बढ़िया. I want to do work like her. Great lady, Sure. great lady. You talked about She was a great great lady. social worker. Yeah, Very great good, social work. very and good. I like her very much. Apart from an intellectual lady, she has done Yeah. lot of social work. Not like exactly, but only 5% if we can do, that will be good. Yeah. Great. Very nice. That will be great. Yeah, Your presentation was also very good, Manju. Thank you, all of you. Thank you all supporting me very good. Thank you all. Manju ji, an excellent session that we had. So different, and Ivri Shakti is a very common topic. आपने खूब से इसको सामने आए from beginning to the end. We were absolutely without being watching each everyone, and every performance was so fantastic. Every became, like different personality. उनकी अपने अंदर आए, बोलना है जरा से प्यार. So beautifully done. Kudos to you, Mani. Literally, Your voice is breaking, Ritu. तुम्हारी Your आवाज सही voice नहीं आ is रही. breaking. आवाज खराब हो रही है, टूट रही, फूट रही. Voice is breaking. Okay, a minute, please. Then let me try and get it through this. 1 minute. Okay, am I audible now? Yes, Ritu. Is this better? Yes, much better. Okay, I've just joined. आपके पास वीडियो नहीं दिख रही है? Okay, now everyone can hear me? Yes. Okay. So, Manju ji, I was complimenting you. So very well done that literally I'm saying hats off to you. And I said, though it's a common topic, but everybody did such a fabulous job, from the dressing up, the way they spoke, the way they dressed up, उनकी story निकालनी, उसको एक संक्षिप्त form में present करना is not so very easy, but yet each and every one of you did it. And the way we actually went and felt what these women would have felt and what they have gone through, and yet didn't actually नारी शक्ति का प्रदर्शन उन्होंने किस तरह से किया. So really wonderful. And मैं जल्दी अभी बोलूंगी. अनीता जी, मतलब amazing जिस तरह से आप तैयार हुई हैं. When you came onto the screen, it was like, you
कि वाओ, मतलब instantly to the show. And जिस तरह से आपने बोला, you know, पूरा जोश बोगे पूजियस वुमन वो थी, वो ब्रेव थी और बहुत पड़ता है to be what she was, and that is exactly how you know did the whole thing. And in fact आप बहुत अच्छी भी लग रही थी, you know, the way you were, and आपने उसके अंदर वो attitude आप लेकर आए रानी झांसी का, you know, so well done, मतलब बहुत 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 ही अच्छा था. Coming to रजनी जी, I know हमने उनका डांस देखा है, गाने सुने हैं, वो जैसे बोलती हैं, but again today when she depicted महारानी गायत्री देवी, पूरी उनकी जो हिस्ट्री उन्होंने बताई, जिस तरह से वो तैयार हुई, you know, again wonderfully done. and जो पोएम के साथ उन्होंने एंड करा, really really wonderful, बहुत बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ना पूरा बखान करा सारा उसका. Thank you, thank you. Please. ऋतु आप म्यूट पे हो. Yeah, sorry. कमिंग जी, उन्होंने किरण बेदी जी की इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई, जिस मोहिनी जी ने संक्षिप्त सुनाई, बट एक एक चीज उनकी कवर करी, जहाँ से जैसे जैसे वो आगे बढ़ा. एंड उनका जो किरण बेदी का जो टू चेंज द स्टेट ऑफ लिविंग इन तिहाड़, जो उन्होंने शायद किसी बहुत अच्छे से उन्होंने सब कुछ उसका वर्णन चेंज लेकर आई हैं. एक्चुअली नारी शक्ति का रूप है वो, एंड वो एक पहली महिला थी जिन्होंने पूरी एक ग्लास सीलिंग, मेन के उसमें भी हम जा सकते हैं एंड स्टिल अपना एक मकाम बना सकते हैं. Moini ji, very wonderfully done as usual. Then coming to Ratna ji, dressed to the hilt, like बिल्कुल साड़ी से लेके बिंदी से लेके हर एक चीज, और उन्होंने उसी गानों के हिसाब से सारी चीजें बोली, पूरी बायोग्राफी उनकी सुनाई, पर बीच बीच में जो सॉन्ग्स डाले, very nicely done Ratna ji. And Sohan ji, very nice. But I am really like, you know, so much in awe of each and every one of you here, I can't tell you that. And Sohan ji, again you spoke on generic form of nari shakti क्या है, कैसे औरतें आगे जिंदगी में बढ़ रही हैं, वर्ल्ड को कॉन्कर कर रही हैं, एंड यू नो कैसे इसी से सब कुछ आगे बढ़ सकता है. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड सनंदा जी, कल्पना चावला का आपने कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री बताया, बहुत कुछ यू नो हमें शायद नहीं पता था, इसके बीच में से छोटी छोटी चीजें जो इसकी थी, यू नो, बट कल्पना चावला को नाम तो बिल्कुल हम ऐसे वो करते हैं. शी वाज वन वुमन हु अगेन डिड व्हाट मोस्ट पीपल कुड नॉट डू, एंड she dared to dream, and I think that's what it is, that we should also dream, and some dreams do come true, we just need to put in the effort. So आपने वो पूरा बताया कल्पना चावला की स्टोरी में. And Sananda ji, as usual, you speak so well, so beautifully brought out. Mrs. Pawan Bhatia, आपने नारी शक्ति पे 2 पोएम सुनाई, again so relevant, so much, you know, जो आजकल पूरे देश में हो रहा है, जो सब कैसे हम लोग
ये बात रियलाइज नहीं करते हम, मतलब मे बी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में वी डू, बट रूरल प्लेसेस में शायद हम लोग नहीं ये जान पाते कि नारी क्या क्या कर सकती है और कैसे हम उसको पीछे करके रखते हैं, बट अगर वो आगे जाए तो कितना कुछ हो सकता है। मतलब हर वॉक ऑफ लाइफ में डू एंड शी पुट्स mind and soul to it. So thank you so much Mrs. Bhatia for doing that. Sagarika ji, आप जयललिता के रूप में आई, मतलब I don't know what facets you all show of your personalities. पूरी उसकी बायोग्राफी, मैं इनफैक्ट उसकी अभी पिक्चर भी देख रही थी नेटफ्लिक्स पे, जो कंगना रनौत की है, एंड the first scene only told me कि ऐसे थोड़ी ना होता है पार्लियामेंट में, but today you told me कि actually ऐसा हुआ, and she's gone through such phases and what her life was all about, and with so many challenges also, yet पूरे तमिलनाडु में उनको भगवान का वो माना गया है बिल्कुल। एंड कैसे उन्होंने शायद हम सबको ये सिखाया कि बस आगे मूव करो, चैलेंजेस आते रहेंगे, बस उसे तोड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। अंजलि जी, आपने शालिनी सिंह की पूरी कहानी बताई कि कैसे एक आम औरत भी क्या क्या कर सकती, उसके अंदर कितनी शक्ति होती है कि वो हर एक चैलेंज को पीछे छोड़ के आगे बढ़ती जाए। एंड ये हम सबको पता है कि उनके हस्बैंड के डेथ के बाद उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी, फिर वो मिसेस इंडिया बनी, एंड हाउ शी मेड अ नेम फॉर हरसेल्फ, एंड शी इज काइंड ऑफ मेकिंग अ लाइफ ऑन हर ओन। बट अगेन जिस तरह से आपने पूरा एक्सीडेंट्स वगैरह का बताया, ये सब बताया, आई डोंट थिंक मेनी ऑफ अस नो अबाउट इट, एंड सिंस आई कम आर्मी बैकग्राउंड, मतलब लिटरली रोंगटे खड़े होते मेरी पूरी कहानी सुन के। एंड एक्चुअली ये आम हम लोग अपने आप को आम बोलते हैं, बट आगे बढ़ना चाहे तो बहुत खास भी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कहती हूँ, हम वो होती है जब हम जागते हैं, पता नहीं होता कि हमारे अंदर क्या कर सकते हैं, बट जब वर्सिटी है तो हम उसके नीचे दब जाते हैं या आगे बढ़ते हैं। So thank you so much. Thanks so much for sharing. And प्रवीण, आपने नेपाल में उनका नेवर पैट्यूड का एक रिकॉर्ड कायम करा है, एंड आई थिंक उनसे सीखने को मिलता है कि कितना कुछ धैर्य और साहस से हो सकता है। एंड आई थिंक इट्स रियली रियली नाइस टू नो दैट पूरा एक उन्होंने अपना नाम बनाया हुआ है, उनकी पूरी बुक्स में उनके बारे में लिखा जाता है, बट फिर भी वो कोई ऐसा काम जैसे उन्होंने गंगा पूरा क्लीन करा कुछ कि भारत देश के लिए वो कुछ डिफरेंट कर सकते, नॉट जस्ट सिटिंग आइडल। सो रियली नाइस। देन सुशील जी ने बहुत अच्छा सा जो सीता जी पे एक सॉन्ग सुनाया, एंड क्यों उन्होंने धरती में वो गई थी। So Sushil ji, very very nice. And Manju ji, again you ended with Sudha बिल्कुल एक फन है, बहुत हम but very very learned, very and जिस तरह से वो दुनिया को देखती हैं शायद ही कोई ऐसे देखा हो। very simple and कितनी बड़ी वो सोशल लर्नर है, ये दिखने वाली। सो के बारे में जो हमने सुना, रियली रियली वंडरफुल। एंड आई कैन जस्ट से कि कि इतना ब्यूटीफुल शो था, एंड शक्ति को बिल्कुल है यहाँ। सो टू ऑल द वुमेन, never that you are valuable and powerful and deserving of every chance and opportunity in the world to pursue and achieve your own dreams. So कुछ चंद लाइनों, हजारों फूल चाहिए एक माला बनने के लिए, हजारों पानी की बूंदें समुद्र बनने के लिए, इसी शक्ति है विश्व बढ़ाने की, और यही नारी शक्ति है में बली है, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। आज जो पता चल रहा है उससे सिर्फ इंस्पिरेशन ही मिलती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत अच्छा था आज का। These words are very nice. Wonderful. I can only just
befitting for today's session. Thank you all for bringing such a wonderful program. And Manju ji, मैं seriously hats off करती हूँ कि you put a different twist to it, and the way you brought it forward was really wonderful. So thanks so much for bringing out this wonderful session, and thank you so much everyone. And we will now see you all tomorrow for a physiotherapy show. And 12 o'clock you have. Ritu? Hello? Oh, next moderator. Yeah. Yes. Next moderator. Manju ji, next moderator. Vibha Prasad. हाँ जी. Vibha Prasad. Okay. Vibha ji. Yes. I'll request you to be the next moderator. I'll try my best Is that to conduct it properly. अच्छा रितु, अलका मागू जी कुछ कहेंगी? हेलो, अलका मागू जी कुछ कहेंगी नेचर क्लब का सेशन? अलका मागू बोली। हाँ, कल 12 o'clock है ना? हाँ, 12 o'clock का टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं। हेलो, हाँ जी। हाँ, टॉपिक तो लेडीज एंड जेंटलमैन, टॉपिक नॉइज पोल्यूशन बोल रही हूँ, आप बता दीजिए। आप कल आप डिसाइड कर लीजिएगा इन प्रैक्टिस सेशन। आप तो बोलो सब लोग पार्टिसिपेट करें। That is why the practice sessions are held. हाँ जी। तो so ladies and gentlemen, as I mentioned, 12 o'clock। हाँ जी। मैंने कहा जो पार्टिसिपेट करेगा उनका नाम मुझे चाहिए होंगे ना फिर। अलका जी, प्रैक्टिस सेशन में यही सब कुछ होगा। आप जब लोगों के नाम आपके पास आएंगे, आप डिसाइड करेंगे। ऑल दैट विल बी डिसाइडेड इन द प्रैक्टिस सेशन। ओके।